हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और सॉरी काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और जैसे ही मैं रिकवर होंगी तो वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी। और मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। और यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए लिस्ट दी है जो लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके शो किया है कि कौन से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन होता है, कौन से टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन होता है। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन पूरे हो चुके हैं, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, जिसमें से आज टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद में सिर्फ एग्जीक्यूशन बचेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगा। तो जिनके ये वीडियो छूट गए और देखने हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे अदर वीडियोस देख सकते हैं। और देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग इन हीमोडायलिसिस। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है हीमोडायलिसिस पे? देखिए, आप सभी को पता है कि जो भी डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनके एबी फिस्टुला बना होता है, ठीक है, मतलब आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, या ग्राफ्ट बना होगा या फिर उनको कैथेटर लगा होगा, मतलब एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, कैथेटर। तो जुगुलर कैथेटर, फिमोरल कैथेटर या सीवीसी कैथेटर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो अब है क्या, अगर फिस्टुला में या तो फिस्टुला में या ग्राफ्ट में या कैथेटर में या फिर जो डायलाइजर है, ठीक है, जो डायलाइजर लगा हुआ है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, इसमें या फिर ब्लड ट्यूबिंग में जिसे हम ब्लड लाइन बोलते हैं, और दोनों को डायलाइजर और ब्लड ट्यूबिंग को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोरियल सर्किट। यदि इनमें से कहीं पे भी क्लॉट आ जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इन हीमोडायलिसिस। दूसरा है कि इसका पहचानेंगे कैसे कि ब्लड क्लॉट हो गया। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही ब्लड क्लॉट होगा डायलिसिस के समय तो वीनस प्रेशर जो है मशीन में वो क्या होगा, बढ़ा हुआ शो होगा। इसके अलावा जो टीएमपी अलार्म है वो बार बार टीएमपी बढ़ जाएगा, साथ में वो बार बार साउंड करेगा और बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर भी बोलते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि कुछ आम पब्लिक कैसे पहचानेगी कि हाँ भाई ब्लड क्लॉट हो रहा है। नॉर्मल ब्लड का जो कलर होता है उससे ज़्यादा डार्क कलर आपको दिखाई देगा ब्लड ट्यूबिंग में और डायलाइजर में। इसके अलावा जो चैम्बर्स होते हैं ट्यूबिंग के, जिसे हम ब्लड लाइन बोलते हैं, उनमें भी क्लॉट आ जाता है, मतलब उनमें भी थक्का जम जाता है। अगर क्लॉट फिस्टुला वाले हैंड में है या ग्राफ्ट वाले हैंड में आ जाता है तो क्या होगा, जैसे ही क्लॉट होगा और आप ब्लड को भेजेंगे तो वो उस हाथ में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, या पहले से ही उसमें स्वेलिंग हो जाती है अगर क्लॉट घर पे भी जमा होता है तो, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसड्यूसर लगा होता है वो ट्रांसड्यूसर में बार बार ब्लड आएगा, मतलब बार बार वो ब्लड से फुल हो जाएगा। जहाँ पे फिस्टुला वाला या कैथेटर लगा हुआ है या जिसका भी ग्राफ्ट वाला हाथ है वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस भी, कभी कभी रेडनेस आ जाती है और स्वेलिंग तो हो ही जाती है। खैर, इसके अलावा जो रहता है कि ब्लड क्लॉट अगर हो जाता है फिस्टुला में तो वो जो फिस्टुला निडल होती है ना उसमें भी क्लॉट आ जाता है और साथ में कैथेटर में भी क्लॉट होता है, ठीक है। तो ये थे साइन कि क्या लक्षण होते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के। अब कॉजेज़ पता करते हैं। कॉजेज़ क्या है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो उसका पंप का जो स्पीड है वो कम होगा, तो वो किसका कॉज है, ब्लड क्लॉटिंग का। नेक्स्ट है इसका दो क्लॉटिंग के और ब्लॉक्ड के 2 कॉजेज़ हैं स्टेनोसिस। इसमें क्या होगा कि यदि जो फिस्टुला की या ग्राफ्ट की जो वेन जो बनी हुई हैं उन वो क्या हो, नैरो हो, संकरी हो, तो भी मतलब क्लॉटिंग के चांस हो जाते हैं। यदि कहीं थ्रम्बोसिस में क्या है कि यदि रुधिर का थक्का कहाँ जम जाए, फिस्टुला वाली वेन में, या ग्राफ्ट का जो पाइप होता है जैसे टेफ्लॉन पाइप जो डालते हैं ग्राफ्ट के लिए, ठीक है, उसमें, या फिर कैथेटर में, इन तीनों में से अगर कहीं पे भी रुधिर का थक्का जम जाता है या ब्लड क्लॉट जम जाता है तो भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसके अलावा आर्टीरियल साइड पे जो डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी लगी हुई है उसका जो रेड वाला पोर्शन होता है जिसे हम आर्टीरियल साइड बोलते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट जम जाए और देखा नहीं तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आगे क्या होगा, आगे वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड को आगे बढ़ने ही नहीं देता, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है। फिस्टुला निडल में कहीं प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई साइज़ में प्रॉब्लम हो या जहाँ पे लगनी चाहिए वहाँ ना लग के और कहीं लग गई, या टेप थोड़ा सा लूज़ किया आपने, मतलब लूज टेप हुआ तो फिस्टुला निडल इधर से उधर हिल गई तो भी क्लॉटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हिपेरिन की अमाउंट कम दी है या
प्रॉपर नहीं दी है, जैसे एक बार दे दी फिर छोड़ दी, ठीक है, तो भी क्लॉटिंग के चांसेस हैं। और वास्कुलर एक्सेस में कहीं प्रॉब्लम है, मतलब कि जो फ्लो है फिस्टुला का या ग्राफ्ट का या कैथेटर में, अगर फ्लो प्रॉपर नहीं है तो भी दिक्कत होगी। यदि ट्यूबिंग में जो ब्लड लाइन है जो डायलिसिस से और पेशेंट से कनेक्ट है, यदि उसमें कहीं से एयर आ जाती है तो भी दिक्कत होगी। अगर प्राइमिंग प्रॉपर नहीं की है या प्राइमिंग करते समय आपने कोई कनेक्शन लूज छोड़ दिया या फिर एयर चली गई, तो दैट सिचुएशन में भी क्लॉटिंग के चांस हो जाते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, अगर आप देखते हैं कि भाई क्लॉट हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे आप देखिए क्लॉट हो रहा है, तुरंत उसको 200 ml फ्लश दीजिए सलाइन का। इसके अलावा आप देखिए कि अगर उससे जा रहा है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा हेपेरिन दे के देखिए। अगर उससे चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब ये चला जाता है, अगर फ्लश और हेपेरिन से काम हो जाता है तो आपको कंटिन्यू जो वीनस और आर्टीरियल चैम्बर है उसको देखते रहना है, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है। यदि मिनिमल, अब मैंने आगे बताया कि यदि थोड़ी बहुत क्लॉटिंग है तो आप क्या कर सकते हैं कि वीनस चैम्बर को, मतलब फ्लश वगैरह दे के आप वीनस चैम्बर को, डायलिसिस को देखते रहो, थोड़ा सा हेपेरिन अमाउंट बढ़ा दें। अगर सीवियर क्लॉटिंग है तो सीवियर क्लॉटिंग में क्या करते हैं कि आपको वो ये ब्लड लाइन चेंज कर दीजिए, या डायलिसिस में क्लॉटेड तो डायलिसिस ब्लड लाइन ये सभी चेंज करके दोबारा से आप डायलिसिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ प्रोसीजर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे वीनस लाइन का ही बताया कि अगर वीनस लाइन में क्लॉट हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप मशीन को स्टॉप करिए, पंप स्टॉप हो जाएगा, और फिर उसके बाद डायलिसिस का कनेक्शन, वीनस लाइन का कनेक्शन डायलिसिस और पेशेंट से हटाइए, ठीक है। और उसके बाद में न्यू लाइन लगाइए डायलिसिस, जिसको कि आप डायलिसिस में पेशेंट की जो लाइन है आर्टीरियल लाइन उसके साथ कनेक्ट करिए, फिर उसको प्राइमिंग करिए प्रॉपर और अनक्लैम्प कर दीजिए, अनक्लैम्प करिए आर्टीरियल लाइन को। उसके बाद जो ब्लड आएगा उसको कहाँ तक जाने दीजिए, ब्लड वीनस लाइन तक जाने दीजिए, और देखते रहिए कि कहीं क्लॉट हो तो वो बाहर निकल जाए। अगर क्लॉट दिख रहा है तो उसको पहले निकलने दीजिए, उसके बाद ही पेशेंट में कनेक्ट करिए। और जब वो क्लॉट वगैरह निकल जाए और आप देखें कि सब कुछ ओके है, देन फिर उसको दोबारा से, जैसे डायलिसिस में कनेक्ट हो रहा था कनेक्शन, वैसे ही आप पेशेंट से कनेक्ट कर दीजिए। लाइनों को अनक्लैम्प करिए, फिर उसके बाद उस वीनस चैम्बर को वहाँ लगाइए जहाँ मशीन में वो प्रॉपर लगता है, ठीक है। और उसके बाद डायलिसिस को रिज्यूम करिए दोबारा से, और देखते रहिए होल डायलिसिस पे कि कहीं फिर से क्लॉट तो नहीं आ रहा। और ये सब प्रोसीजर करने के बाद आपको थोड़ा सा हेपेरिन और देना है, ठीक है, और थोड़ा सा फ्लशेस भी बीच बीच में देखते रहना है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि डायलिसिस क्लॉट हो गया या ब्लड लाइन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप डायलिसिस और ब्लड लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत क्लॉट है या बहुत ज़्यादा क्लॉट है और थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको सही है, तो जितना पॉसिबल हो उतना ब्लड आप पेशेंट की बॉडी में रिटर्न करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर फिस्टुला में या ग्राफ्ट में कहीं क्लॉट हो जाता है तो एक प्रोसीजर होता है एंजियोप्लास्टी, जिसे बैलून सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें बैलून के थ्रू जो क्लॉट होता है उसको फिस्टुला या ग्राफ्ट से रिमूव करते हैं। अगर ये टेक्निक भी, बैलून थेरेपी जिसे हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, अगर ये भी फेल हो जाती है तो स्टेंटिंग टेक्निक होती है, जिसमें कि क्या किया जाता है, एक ट्यूब होती है उसके थ्रू जो क्लॉट होता है उसको फिस्टुला या फिस्टुला से या फिर ग्राफ्ट से रिमूव किया जाता है, ठीक है। हमेशा डायलिसिस जब आप लगा दिए तो उसके बाद देखते रहिएगा कि कोई भी कनेक्शन लूज तो नहीं है, या कहीं से भी खुल तो नहीं है, या कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है या स्टेनोसिस हो जाता है तो उसके 3 प्रोसीजर हैं, 3 ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है इसका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है, और इसमें जो सीबीसी कैथेटर है, मीन जो कैथेटर है, उसमें क्या करते हैं, मेडिकेशन के थ्रू ही क्लॉट को क्या कर दिया जाता है, बस्ट कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रम्बिक्टोमी। इसमें किया जाता है कि अगर ग्राफ्ट में या फिस्टुला में कहीं पे भी क्लॉट है तो गाइड वायर के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक आता है कैथेटर डायरेक्टर थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, और उसके थ्रू जो कैथेटर में जो क्लॉट होता है उसको छोटे छोटे, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है कि वो ईजिली बाहर निकल जाए और पेशेंट का कैथेटर क्लीन हो जाए और वो फिर से डायलिसिस पे आ सके, ठीक है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग का। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।